हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बुक का नाम है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसमें पहला चैप्टर है मध्यकालीन भारत का पुनर्निर्माण एवं व्याख्या। तो इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत का पुनर्निर्माण और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और किस तरह से जो स्रोत हैं सल्तनत काल के और मुग़ल काल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ हद तक इस बात को सत्य माना जा सकता है कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास लेखन में कोई विशेष रुचि नहीं थी। इसका शायद प्रमुख कारण उनकी आध्यात्मिक रुचि का होना था। उस काल के विद्वान ऐतिहासिक लेखन की अपेक्षा धार्मिक व दार्शनिक लेखन में ज़्यादा रुचि रखते थे। भारत में ऐतिहासिक लेखन की वास्तविक शुरुआत इस्लाम के भारत आने से हुई। इसीलिए भारतीय इतिहास लेखन को इस्लामी विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से इस्लाम के गौरव को स्थिर व प्रदर्शित करना चाहते थे। इसीलिए शुरुआती भारतीय इतिहास के लेखन में पैगंबर साहब का जीवन, खलीफाओं की जीवन पद्धति, सुल्तानों के वैभव तथा अभिजात वर्ग की शान और शौकत को ज़्यादा महत्व दिया गया था। इस लेखन की शुरुआत अरबी भाषा से हुई, क्योंकि कुरान की भाषा भी यही थी। भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के साथ फारसी का महत्व तथा प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। शासन की आधिकारिक भाषा होने के कारण ज़्यादातर ऐतिहासिक लेखन का कार्य भी फारसी भाषा में ही हुआ। सल्तनत के सुल्तानों को अपना गौरव तथा वैभव प्रदर्शित करने के लिए अच्छे इतिहासकारों की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने अनेक इतिहासकारों को दरबारी इतिहासकारों का दर्जा दिया। इनमें कौन कौन थे? अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अफीफ जैसे प्रमुख थे। इस अध्याय में हम मध्यकालीन इतिहासकारों के लेखन का मूल्यांकन करके मध्यकालीन भारत का पुनर्निर्माण और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। मध्यकालीन भारत के सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास स्रोतों का विशाल भंडार है। इस काल के सामाजिक इतिहास अध्ययन के लिए मुख्य रूप से फारसी व अंग्रेजी ग्रंथों को माध्यम बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस श्रेणी में कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी रखे जा सकते हैं। इनका लेखन विभिन्न भाषाओं में किया गया है। इस तरह के अध्ययन के लिए सूफी व भक्ति संतों की रचनाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस काल में बाहर से आने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी भारत के सामाजिक इतिहास लेखन में हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। इन स्रोतों का विशेष महत्व यह है कि इनसे साधारण जनता की स्थिति का पता चलता है। ज़्यादातर इतिहास निर्माण का मुख्य आधार फारसी ग्रंथ हैं, जिनके लेखक अक्सर उलेमा वर्ग के थे। यह वर्ग रूढ़िवादी इस्लाम में विश्वास रखता था। मध्यकालीन सभी शासकों ने फारसी लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा विदेशी यात्रियों को भी इस काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। मध्यकाल में ज़्यादातर ऐतिहासिक लेखन अरबी एवं फारसी भाषा में हुआ, जिसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इस काल में लिखी गई अरबी व फारसी रचनाएं उस समय की भारतीय समाज का अवलोकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस तरह से ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहली पुस्तक है सल्तनत कालीन पुस्तकें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत सल्तनत के समय से ही मानी जाती है। इस काल में लिखी गई पुस्तकों का स्वरूप मुख्य रूप से शासकीय था, जो रूढ़िवादी विचारों के लक्षणों से प्रभावित था। उनकी पहली पुस्तक है सल्तनत कालीन पुस्तकें, किताब उल हिंद। इस ग्रंथ की रचना अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई थी, जिसका जन्म 1970 से 71 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। यह एक महान विद्वान था।
उसकी अरबी तथा फारसी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। ज्योतिष, गणित, धर्मशास्त्र और दर्शन में उसकी विशेष रुचि थी, जिसके कारण गजनी के शासक महमूद गजनवी ने उसे उसकी मातृभूमि से जबरदस्ती गजनी बुलाया था। अलबरूनी के घमंड ने उसे नाराज कर दिया, जिस कारण उसे जेल में डाल दिया गया। महमूद के जीवन काल में उसे ज़्यादातर कैदी का ही जीवन बिताना पड़ा। किताबुल हिंद विशेष रूप से मुसलमानों के लिए लिखी गई रचना थी। यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के हिंदू समाज, दर्शन, धर्म व आर्थिक जीवन आदि को जानने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इस ग्रंथ को आगे चलकर हिंदी व अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया था। दूसरी पुस्तक का नाम है चचनामा। सिंध के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में 8वीं शताब्दी में की गई। 1216 से 17 ईस्वी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने कुबाचा के शासनकाल में इसका अनुवाद किया। अगली है तारीख़े जहांगुशा। इस सल्तनतकालीन ग्रंथ की रचना अलाउद्दीन अता मलिक जुबैनी द्वारा की गई थी। इसमें चंगेज़ खां तथा मंगोल शासकों का वर्णन मिलता है। अगली है सियासतनामा। इस ग्रंथ की रचना निज़ाम उल मुल्क द्वारा की गई। मुख्य रूप से यह ग्रंथ प्रशासन तथा विभिन्न नीतियों को दर्शाता है। इस्लामी ऐतिहासिक ग्रंथों में यह पहला ग्रंथ है जो प्रशासन से संबंधित विषय वस्तु का व्याख्यान करता है। अगली पुस्तक है तबकाते नासिरी। इस महान ग्रंथ की रचना मिनहाज सिराज द्वारा की गई है। इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद गोरी की त्राइन के युद्ध में विजय से 1260 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इनमें से ज़्यादातर घटनाओं का वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी है। 1191 से 1260 ईस्वी तक के काल का तबकाते नासिरी सबसे अच्छा इतिहास स्रोत है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। अगली पुस्तक है अमीर खुसरो के ग्रंथ। सल्तनत काल का यह महान लेखक है। वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी। उसके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिनका संबंध साहित्य, इतिहास और कला से है। उसने बलबन के शासनकाल से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। मिफ्ताह उल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया गया है। आशिका नामक ग्रंथ में देवल रानी खिज्र खान के प्रेम आलाप का वर्णन किया गया है। एजाज़े खुशरवी नामक ग्रंथ में उनके संबंधित दस्तावेजों तथा पत्रों का संकलन है। अगली है तारीख़े फ़िरोज़ शाही। सल्तनत काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तारीख़े फ़िरोज़ शाही है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई है। यदि धार्मिक संकीर्णता और काफिरों के प्रति उसकी रोषपूर्ण उक्तियों पर ध्यान न दिया जाए तो बर्नी सल्तनत काल का श्रेष्ठ इतिहासकार है। 1265 ईस्वी में इस महान इतिहासकार ने अपना इतिहास लेखन शुरू किया। इस रचना में फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के शुरू के 6 वर्षों तक की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। अगली है तारीख़े फ़िरोज़ शाही। सल्तनतकालीन इस महान ग्रंथ की रचना शम्से सिराज अफ़ीफ़ द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में फ़िरोज़ शाह तुगलक के जीवन तथा उसका प्रशासन का वर्णन है। अफ़ीफ़ कहता है कि उसकी रचना बर्नी के ग्रंथ की पूरक है। बर्नी की तारीख़े फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का विवरण पेश करती है। अफ़ीफ़ की रचना में फ़िरोज़ के संपूर्ण काल, उसके उत्तराधिकारी का वर्णन है। उसके इस शासनकाल के गुण और अवगुण सभी का खुले ढंग से वर्णन किया गया है। अगला है फुतूहाते फ़िरोज़ शाही। यह रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है, परंतु सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि ग्रंथ की रचना उसने स्वयं की थी। इस पुस्तक में उसकी विजयों का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि इसके नाम फुतूहात का अर्थ है विजय। इसमें सुल्तान के उन कार्यों का वर्णन किया गया है जो उसने इस्लाम के प्रसार तथा गौरव के लिए किए थे।
अपनी आत्मकथा में वह बताता है कि उसने अपनी प्रजा से केवल उन्हीं करों को लिया था जिन्हें इस्लाम कबूल करता है। वह यह भी बताता है कि उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, क्योंकि कुफ्र के सबसे बड़े रक्षक वही थे। वह गर्व से कहता है कि उसने इस्लाम के विरोधी कार्यों को रोका, काफिरों के मंदिरों को तुड़वाया, काफिरों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए सभी प्रकार के लोभ लालच दिए। अगला है तारीख़ मुबारक शाही। इस ग्रंथ की रचना 1435 ईस्वी में महाता सरहिंदी द्वारा की गई। उसे सैयद शासक मुबारक शाह का राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। उसने अपने इस ग्रंथ की रचना शासक मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की। उसने अपने लेखन की शुरुआत मोहम्मद गोरी से की है, लेकिन उसका जोर सैयद शासकों के वर्णन पर ही रहा। इसीलिए सैयद काल की जानकारी प्रदान करने में यह हमारी काफ़ी सहायता करता है। अगला है मलफूजात तैमरी। तुर्की भाषा में लिखे इस ग्रंथ में तैमूर की आत्मकथा है। फारसी में इसका अनुवाद अबू तालिब कुरैशी ने किया था। इसे मुग़ल सम्राट शाहजहां को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। इसमें तैमूर के भारत आक्रमण का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अगला है लोधी राजवंश के स्रोत। इस राजवंश का स्वरूप अफ़गानी था, इसीलिए स्वाभाविक था कि अफ़गान इतिहासकारों ने अपने राजकीय गौरव की स्मृति को बनाए रखने के लिए इतिहास ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य अफ़गान गौरव का वर्णन करना था। वाक़या मुश्ताकी नामक ग्रंथ की रचना शेख रिज़कुल्लाह मुश्ताकी ने की थी। इसमें लेखक ने सभी अफ़गान शासकों के इतिहास का वर्णन दिया है। उसने लोधी वंश तथा सूर वंश के शासकों के जीवन चरित्र तथा शासन प्रबंध का वर्णन किया है। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्ला द्वारा की गई। इस रचना में लेखक ने बहलोल लोधी से बंगाल के अफ़गान शासक दाऊद की मृत्यु 1575 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन प्रस्तुत किया है। अब है मुग़ल कालीन पुस्तकें। बाबर के भारत आने के साथ ही भारत में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर की विजय ने सल्तनत का पतन करके एक नए राजवंश मुग़ल वंश की स्थापना की। यह वंश अपने दरबारी व राजकीय वैभवता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इस वंश ने भारतीय समाज व संस्कृति को काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया था। इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है तुज़ुक्के बाबरी। यह रचना बाबर की आत्मकथा है, जिसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी। इस पुस्तक की रचना मूल रूप से तुर्की भाषा में की गई है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था, जिन्हें महान मुग़ल सम्राट अकबर का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस आत्मकथा में बाबर ने 16वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन बड़ी ही रोचकता के साथ किया है। अगला है हुमायूंनामा। इस पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। भारत के मध्यकालीन इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ में बाबर से लेकर हुमायूं तक के काल की सारी घटनाओं का वर्णन दिया गया है। अगला है तारीख़ रसीदी। इस पुस्तक की विषय वस्तु भी हुमायूं तथा उसके शासनकाल से ही संबंधित है। हुमायूं के समय की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन इसमें दिया गया है। अगली है तारीख़ शेरशाही। इस पुस्तक की विषय वस्तु शेर शाह सूरी तथा उसका प्रशासन है। इसकी रचना अब्बास खां द्वारा की गई है। अगली है तारीख़ शाही। इस ग्रंथ की रचना अहमद यादगार द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने 16वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। अगली पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इस रचना में अबुल फजल ने उस समय की राजनीतिक घटनाक्रम के साथ उस समय के समाज में प्रचलित खान पान, जाति व्यवस्था, त्योहारों, धर्म, हिंदू राजपूतों, मुग़ल संबंधों पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। अगली है मुंतखब उत तवारीख। इस मुग़ल कालीन ग्रंथ की रचना बदायून द्वारा की गई।
बदायूनी अकबर के समय का एक स्वतंत्र फारसी लेखक था। अगली है तबकाते अकबर। इस पुस्तक की रचना अकबर के शासनकाल में निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा की गई। इस पुस्तक के माध्यम से हमें अकबरकालीन समाज का अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। अगली है तुजुक-ए जहांगीरी। यह रचना मुग़ल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा के रूप में है। इस रचना के अध्ययन से हमें जहांगीर के समय में प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और इनके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं वो है अमीन काज़वानी का पादशाहनामा, अब्दुल हमीद का पादशाहनामा, मोहम्मद कासिद लोहारी की इब्तरनामा और मिर्ज़ा मोहम्मद की रोज़नामाचा। अब है विदेशियों के वृत्तांत। मध्यकालीन भारत में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, जिनमें से कुछ ने अपने वृत्तांत के रूप में भारत के विषय में जानकारी अपने पीछे छोड़ी। उन्होंने अपने वृत्तांतों में उस समय की समाज में अलग अलग पहलुओं को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। पहला है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का निवासी था, वेनिस का। इटली में जगह है वेनिस, उसका निवासी था। वह 1274 ईस्वी में चीन पहुंचा। उस समय चीन में कुबलई खां का शासन था, लेकिन वहां से वापस लौटते समय वह भारत आया। उसकी भारत यात्रा केवल भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों तक ही सीमित रही। वह भारत के आंतरिक प्रदेशों में नहीं आया। उसने भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार बंदरगाहों का वर्णन किया है। उसने भारतीयों के रहन सहन, भोजन, वस्त्रों के बारे में भी लिखा है। दूसरी है किताब उल रेहला। इसका लेखक इब्न बतूता मोरक्को का अरब यात्री था, जो 1333 ईस्वी में भारत दौरे पर आया था। वह भारत में 12 वर्ष रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर उसने 10 साल काम किया। सुल्तान ने असंतुष्ट होकर 1342 ईस्वी में उसे पद से हटा दिया। फिर बाद में सुल्तान ने संतुष्ट हो जाने पर उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। वह चीन नहीं पहुंच सका और अपने देश मोरक्को वापस चला गया। वहां वह मोरक्को सुल्तान के संरक्षण में 25 वर्ष रहा और सुल्तान की अनुमति से उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, जो रेहाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है अब्दुल रज्जाक को ईरान के शासक ने विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। इसीलिए इसे विदेशी यात्री नहीं कहा जा सकता है। वह 1442 ईस्वी में विजयनगर आया और 1443 ईस्वी तक यहाँ ठहरा। वह विजयनगर की राजधानी तथा राजा देवराय की दिनचर्या, व्यक्तित्व के विषय में भी लिखता है। अगला है निकोलो कोंटी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा वेनिस नगर, इटली के निवासी निकोलो कोंटी ने की थी। वह 1500 ईस्वी से 1502 ईस्वी तक भारत में रहा। वेनिस इस काल में यूरोप में भारतीय आयात व्यापार का केंद्र था। निकोलो कोंटी ने पूर्व की यह यात्रा अपनी पत्नी के साथ की थी। कोंटी ने सामाजिक अवस्था, विशेष रूप से सती प्रथा को आंखों से देखा का उसका वर्णन किया है। वह विजयनगर राजधानी को एक बहुत ही वैभवशाली नगर बताता है। अगला है डोमिंगो पेइजी। 1500 से 1502 ईस्वी में यह पुर्तगाली यात्री था जो इसमें आया था। उसने विजयनगर की यात्रा की। इस समय विजयनगर में कृष्णदेवराय का राज्य था। पेइजी ने कृष्णदेवराय और राजधानी का वर्णन किया है। उसने साम्राज्य की उस समय की अवस्था का भी वर्णन किया है। अगला है डुआटो बारबोसा। यह एक पुर्तगाली यात्री था जो मेगेलन के साथ पूर्वी द्वीप समूह की यात्रा के लिए पुर्तगाल से 1500 ईस्वी में चला था। मेगेलन 1517 ईस्वी में अटलांटिक महासागर को पार करके पुर्तगाल वापस पहुंच गया था, लेकिन बारबोसा 1519 ईस्वी में वापस पहुंचा। भारत में वह 1508 से 1509 ईस्वी में रहा। बारबोसा ने कालीकट नगर का विस्तृत वर्णन किया। अगला है
फेरनाओ नूनीज। पुर्तगाली यात्री नूनीज 1530 ईस्वी के लगभग भारत आया था। पेज के 20 वर्ष बाद वह भारत आया। इन दोनों पुर्तगाली यात्रियों का विवरण विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। नूनीज ने दक्षिण भारत की जनता की आर्थिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अगला है टॉम पायर्स। एक यूरोपीय यात्री था। 16वीं सदी के पहले दशक में भारत आया। उसने खंभात और मलक्का से जो होने वाला व्यापार है उसके बारे में चर्चा की है। अब है मुगल काल के फारसी स्रोत। मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, इसीलिए इस समय अवधि फारसी स्रोतों के लेखन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण मुगल काल में कई फारसी के स्रोत लिखे गए। इनमें से मुख्य स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला है बाबर। मुगल काल से संबंधित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वयं मुगल बादशाह बाबर द्वारा बनाया गया था। यह बाबरनामा अथवा तुजुक्के बाबरी के नाम से जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा है। अकबर के शासन अवधि में इसका अब्दुर रहीम खान बाबरी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तुजुक्के बाबरी को हम 3 स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में बाबर के फरगना के शासक बनने तक तथा समरकंद से पलायन तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है और दूसरे भाग में बाबर के समरकंद से पलायन से लेकर अंतिम भारतीय अभियान तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तीसरे भाग में बाबर की भारत में गतिविधियों का वर्णन किया गया है। दूसरा है बायजीद बयात। बायजीद बयात हुमायूं की सेवा में था, इसीलिए उसे हुमायूं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां पता थी। उसने ताज़किराते हुमायूं व अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें उसने 1542 ईस्वी से लेकर 1591 ईस्वी तक की हुमायूं के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया है। उसने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे सब उसकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करते समय हुमायूं का ज़्यादातर विवरण बयात से ही लिया है। अगला है जौहर आफ्ताबी। जौहर आफ्ताबजी हुमायूं का व्यक्तिगत सेवक था। उसने हुमायूं की लगभग 25 वर्ष तक सेवा की, इसीलिए वह हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने अकबर के आदेश पर तारीख़े हुमायूनी नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 5 खंडों में बटा है। पहले खंड में हुमायूं के सिंहासन रोहण से लेकर अकबर के जन्म तक का वर्णन, दूसरे खंड में हुमायूं की खुरासान यात्रा का वर्णन, तीसरे खंड में हुमायूं के फारस से कंधार आने का वर्णन और चौथे खंड में हुमायूं के भारतीय आक्रमण से लेकर उसकी मृत्यु तक का वृत्तांत। 5वें खंड में अकबर का सिंहासन रोहण और उपसंहार है। अगला है अहमद यादगार। अहमद यादगार अफगान युवराज दाऊद शाह का सेवक था। उसने तारीख़े सल्तनत अफ़गान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में लोदी व सूर वंश पर विस्तृत रोशनी डाली गई है। अगला है हाजी मोहम्मद आरिफ कंधारी। हाजी मोहम्मद आरिफ कंधारी अकबर के शासनकाल पर लिखने वाला सबसे शुरुआती लेखक था। वह अकबर के राजस्व विभाग का एक मुख्य अधिकारी था। उसने तारीख़े अकबर शाही नामक ग्रंथ की रचना की। आरिफ कंधारी एक कट्टर मुसलमान था, फिर भी उसने बदायूनी की तरह अकबर के उदार धार्मिक दृष्टिकोण की बहुत सहन की भर्त्सना नहीं की है। अगला है मोहम्मद सादिक। वह शाहजहाँ का एक उच्च मनसबदार था। वह खुद अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने शाहजहाँनामा नामक ग्रंथ की रचना की। वह न तो उचित आलोचना करने में संकोच करता था और न ही कड़वी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करता था। अगला है मिर्ज़ा अमीन काज़वीनी। मिर्ज़ा अमीन काज़वीनी शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था। उसने शाहजहाँ के अनुरोध पर पादशाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की।
इसमें लेखक ने शाहजहां के शासन अवधि से पहले 10 सालों का वर्णन दिया है। अगला है अब्दुल हमीद लाहौरी। वह शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी पातशाहनामा है। शाहजहां इस बात का इच्छुक था कि उसके शासनकाल का इतिहास अबुल फजल के इतिहास लेखन की शैली का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। उसने अपने ग्रंथ में पहले तैमूर से लेकर जहांगीर तक के शासन अवधि का संक्षिप्त वर्णन किया। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 साल के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला है मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस अब्दुल हमीद लाहौरी का ही शिष्य था। लाहौरी अपने बुढ़ापे के कारण पातशाहनामा के काम को पूरा नहीं कर सका। इसे पूरा करने का उत्तरदायित्व मोहम्मद वारिस को सौंपा गया। अगला है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। बाबर के देहांत के समय गुलबदन बेगम की आयु 8 साल थी। इसीलिए हुमायूं ने उसका पालन बहुत लाड प्यार के साथ किया था। वह एक उच्च शिक्षित स्त्री थी। अकबर के अनुरोध पर गुलबदन बेगम ने अपने संस्मरणों के आधार पर हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना की। इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। हुमायूंनामा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर से संबंधित है। इसमें बाबर का अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। यह वृत्तांत उसने अपनी जानकारी के आधार पर लिखा है। दूसरे भाग में उसने हुमायूं का विस्तृत वर्णन किया है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा गुलबदन बेगम ने उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों, ब्याह की रस्मों एवं मुगल हर्म के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है।